A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoom Extra Classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ये बात करेंगे, हम डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर आता है। जैसा कि हम अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9 और 10 में हमने बात की कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी कंट्री में नहीं था पहले। धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। सिमिलर इज द केस फॉर इंडिया। नाउ यू कैन कंपेयर ऑल्सो कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है और सेम तरीके की चीज़ें जो है हमारे कंट्री में भी देखी जाती हैं। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल सवाल है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के कोई लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं, जैसा कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ है या कोई और जिसमें मैं 10 मिनट्स वाली जो सीरीज़ है उसमें कुछ लेक्चर्स हैं मेरे, तो आप उनको भी इसी लिंक पर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको यहीं मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। हम देखेंगे 1857 से लेकर 1907 तक का पीरियड, एक फेज देखेंगे हम। फिर बात देखेंगे कि किस तरीके से सत्याग्रह का आइडिया आता है, गांधी जी किस तरीके से आते हैं और सत्याग्रह का आइडिया लेकर आते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, खिलाफत क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, उसके बाद मूवमेंट इन द टाउन हम देखेंगे, कंट्री साइड पूरी कंट्री में किस तरीके से रेबेलियन हो रहा है, अवध रिवोल्ट की बात की जाएगी, गुडेम रेबेलियन की बात की जाएगी, असम प्लांटेशन वर्कर्स, स्वराजेस, साइमन कमीशन, गांधी यूनियन पैक्ट की बात होगी, पार्टीशन ऑफ द मूवमेंट होगा, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात की जाएगी। तो ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि किस तरीके से कोलोनियलिज्म जो था पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा था, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर भी चल रहा है। हम लोग कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, तो किस तरीके से ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने की वजह से हमारे अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ। इस चैप्टर को हम धीरे धीरे 3-4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, ओके। अगर आप मेरे साथ में मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ में अगर आप एनसीईआरटी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से कुछ वक्त में 3-4 महीने में आपकी सभी एनसीईआरटीज़ और आपकी बेसिक प्रिपरेशन, जो कि आपकी प्रिपरेशन का 70% पार्ट होता है, वो पूरी हो जाएगी। 30% मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि 30% में कुछ और सोर्सेज भी आते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरी सून आई विल डिस्कस विद यू द करेक्ट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की ग्रोथ जो है नेशनलिज्म की किसके साथ जुड़ी हुई है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को नेशन की तरह मानना शुरू किया। स्टार्टिंग में इंडिया के लोग भी अपने आप को एक नेशन नहीं मानते थे। इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रीजन की अलग अलग आइडेंटिटी थी। धीरे धीरे देखा गया कि इंडिया के लोगों ने अपने आप को समझना शुरू किया कि वो एक नेशन है। जो कांग्रेस जो है अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर विद वन मूवमेंट। जो कांग्रेस जो पार्टी थी जो उस टाइम पे बनाई गई थी गांधी जी के अंडर, लोगों का उसके साथ बहुत सारा फेथ जुड़ा हुआ था। लोगों के पूरे सेंटिमेंट से उसकी वजह से सारे लोग यूनाइट होते हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से टेक्निक्स जो है वो गांधी जी यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको महात्मा भी बोला जाता है और सारे लोग उनके ऊपर फेथ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे 1920 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सब चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले फेज़ की बात करते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट था उससे लेकर 1907 तक का पीरियड, राइट। 50 सालों में क्या हुआ? तो 1857 में हम जानते हैं सिपाही म्यूटनी हुआ था, जिसको आज़ादी का पहला क्रांति कहा जाता है। 1857 में होती है वो। 1861 में क्या होता है? 1861 में एस्टैब्लिश किए जाते हैं हाई कोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। हम इंपॉर्टेंट बुलेट्स की बात कर रहे हैं, मैं सारा कुछ नहीं बता रही, इसमें इंपॉर्टेंट बुलेट्स है। 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। क्या है ये एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में होता है कि अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पत्रिकाएं छप रही हैं, उसके अंदर कोई भी अगर ऐसा कंटेंट होगा जो ऑब्जेक्शनेबल लगेगा, उस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का भी नाम नहीं दिया गया था, तो उसको बैन कर दिया जाएगा, राइट। आर्म्स एक्ट के अंदर क्या था कि कोई भी जो इंडियन है वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स जो होंगे उन्हीं को अपने आर्म्स रखने की इजाज़त है। इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हम देखेंगे 1883 में हुई थी। 1885 में इल्बर्ट बिल क्या था कि जो
जुडिशरी जो थी, इंडियन जजेस जो हैं वो उनको ट्राई कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को, तो इसका बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने अपोज किया, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। इससे इनकी जो है डेफिशिएंसीज सामने आती हैं कि भाई आप सिर्फ कहते हो कि इक्वालिटी की बात करते हो ब्रिटिशर्स, लेकिन आप इक्वालिटी देना नहीं चाहते। अगर एल्बर्ट बिल आया और अगर इंडिया के जजेस अगर आपको ट्राई करने के लिए राइट मिल गया तो आप उसका अपोज क्यों कर रहे हो? तो इनकी डेफिशिएंसीज सामने आती है ब्रिटिशर्स की। 1885 में बनाई जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज़ है वो मॉडरेट फेज़ है, क्योंकि उसमें जो लीडर्स हैं वो मॉडरेट उनको बोला गया, क्योंकि वो जो उनका काम करने का तरीका अलग था। वो उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट थे, मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि वो उसी तरीके से काम कर सकते थे इतने ऑपरेशन के अंडर में, राइट। 1905 में जो होता है पार्टीशन होता है बंगाल का, और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं सामने आते हैं। तो इसके बाद कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज़ भी शुरू होता है। 1905 में ही शुरुआत होती है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की। 1906 में फाउंडेशन होती है इंडियन मुस्लिम लीग की। मुस्लिम जो होते हैं अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं। 1907 में जो है कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये सारी हमने बात की थी, छोटी क्लासेस में भी बात की थी, बड़ी क्लासेस में भी बात करेंगे, इस चैप्टर में भी बात करेंगे। अब जो है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 1907 के आसपास। अब 1914 वाला टाइम पीरियड आप याद करिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो ब्रिटेन भी लड़ाई में कूद चुका है, यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, राइट। अब इंडिया उसकी कॉलोनी है। अब इंडिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर क्या हो जाता है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। ब्रिटिशर्स जो है यहाँ का पैसा उठा के पंप कहाँ कर रहे थे, वॉर में। तो इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपना ब्रेन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ाई करने की कोशिश करो। जब वर्ल्ड वॉर इंडिया वहाँ चल रही थी तो इंडिया के अंदर उसके इम्प्लीकेशंस आ रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई थी, और इनकम टैक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था उस टाइम पर। प्राइस जो है इंक्रीज हो गए थे चीज़ों के। फोर्स रिक्रूटमेंट की जा रही थी आर्मी में, क्योंकि हम उन लोगों को चाहिए थे लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर में भेजने के लिए सैनिक। क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई थी, फेमाइन आ रहा था उसी टाइम पे, एपिडेमिक जो आ गया इन्फ्लुएंजा का, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब आप ये समझिए कि जब हमारे यहाँ से सैनिक जो थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी में भर्ती कर करके भेज दिया वर्ल्ड वॉर में, तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि वो उनके लिए बेनिफिशियल भी रहा। बेनिफिशियल कैसे रहा, उन्होंने बाहर के देशों में जाके देखा कि बाहर के देशों में क्या कंडीशन है, कैसी बातें की जाती है। तो उससे क्या होता है, वो आइडियाज़ को लेकर हमारे कंट्री में आते हैं, वो आइडियाज़ स्प्रेड करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो घर पे आके आप अपने घर वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उससे आइडियाज़ स्प्रेड होना शुरू होते हैं। तो वॉर जो है, ऑल्दो हम लोगों को वॉर में, मतलब हम लोगों का मतलब है इंडियंस को वॉर में फोर्सफुली रिक्रूट कर दिया गया था, बट इट वॉज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर इंडियंस एट दैट टाइम। अब आता है सत्याग्रह का आइडिया। ये वो वाला टाइम है 1915 के आसपास, वर्ल्ड वॉर चल रही है। 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से आते हैं इंडिया। तो महात्मा गांधी जो है वो रिटर्न करते हैं इंडिया में, जनवरी 15 में आते हैं हमारे यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका में उनका पहले से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश लीडर हो चुके थे वो गांधी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट में फाइट की थी, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह प्रैक्टिस किया था। तो उनका जो ये मेथड था मास एजिटेशन का, जिसको बहुत ही पीसफुली करना है, वो वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश मेथड था। लोग उनको जानते थे, साउथ अफ्रीका में भी जानते थे और वर्ल्ड ओवर उनका नाम था, ठीक है। लोग जानते थे कि भी महात्मा गांधी कौन है, राइट। तो ही वॉज अ फेमस पर्सन एट दैट टाइम ऑल्सो, सो ही केम टू इंडिया। 1915 में इंडिया आते हैं। अब जो आइडिया है उनका, सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रूथ के ऊपर पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब आप जो भी कहना चाहते हैं, जो सच है, आप उसके ऊपर टिके रहिए। तो एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। आप अपने आप को, अपने अंदर की सच्चाई, सत्याग्रह मतलब सत्य को आग्रह करिए, आप सत्य की खोज करिए, जो सच है उसी के ऊपर आप टिके रहेंगे। तो फिजिकल फोर्स जो होता है इसके अंदर नहीं यूज होगा। सत्याग्रही जो है वो खुद कभी वायलेंस नहीं करेंगे। ऑपरेसर जो होगा, जो उनके ऊपर वायलेंस कर रहा है, आइडिया ये है कि उसको समझाया जाएगा कि सच ये है भाई, देखो। और अगर वो सच को देख पाएगा, समझ पाएगा, तो उसका मन अपने आप चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आइडिया है सत्याग्रह के बिहाइंड। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, मतलब सच्चाई की ही जीत होगी। जो भी सच है उसको पहले खोजिए कि क्या सच है, क्या सही है, उसी के ऊपर टिके रहिए। वायलेंस का यूज़ नहीं करना है। जो ऑपरेसर होगा उसको सच्चाई अपनी दिखाइए, नॉन वायलेंस मीन्स से बैठ के, जो भी है, मतलब बैठ के फास्ट करके, ये सब करके, तो उससे समझ में आएगा उससे कि क्या है, और अपने आप उसका हार्ट चेंज हो जाएगा, तो सच्चाई की विजय होगी। सो दिस वॉज अ टोटल आइडिया बिहाइंड सत्याग्रह। वैसे तो बहुत अच्छा आइडिया है, काफ़ी अच्छा आइडिया है सत्याग्रह का, क्योंकि नॉन वायलेंस मूवमेंट है। तो ये सत्याग्रह वाला मूवमेंट जो है उसी को आप लंबा चला सकते हैं। आपने अभी रिसेंट एग्जांपल इंडिया के केस में भी देखे होंगे, जब भी कोई प्रोटेस्ट अगर वायलेंट होगा
तो गवर्नमेंट उसको तुरंत सप्रेस कर देगी। लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो वो लंबा लंबा चलते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का एक और ओपिनियन हो सकता है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट से रिजल्ट नहीं आते, एक एक दो दो चार चार साल तक लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सालों साल डिकेड्स तक प्रोटेस्ट चलते हैं। यस राइट, बट अगर आपको इतना लंबा प्रोटेस्ट चलाना है तो आपको पीसफुल ही रहना पड़ेगा। अगर आपने वायलेंट हुआ तो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आपके प्रोटेस्ट को किल कर दिया जाएगा। सो दोनों तरीके के व्यूज़ होते हैं। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसमें क्या हुआ था, गांधी जी आए और यहाँ पे 3 तरीके के जो है मेजर सत्याग्रह प्रैक्टिस किए गए। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो पहला था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, सेकेंड था 1918 का खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में किया गया था अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। राइट, जो खेड़ा सबसे पहला जो चंपारण सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार में किया गया। किसके अगेंस्ट में था वो, पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। कौन सी प्लांटेशन चल रही है, रिकॉल करिए, प्लांटेशन की हमने बात की थी, इंडिगो प्लांटेशन की वहाँ पे बात की थी। तो प्लांटेशन से ऑपरेशन जो हुआ था उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह चल रहा था। राइट, तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम सत्याग्रह पढ़ेंगे। तो पहला सत्याग्रह था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया जाता है। खेड़ा कौन सी जगह, गुजरात के अंदर है। तो क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गई थी, प्लेग आ गया था, तो पीजेंट्स वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू जो है उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू लगाया हुआ था अंग्रेजों ने उस टाइम पर। 1918 में अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स की स्ट्राइक होती है। वो किस लिए होती है, वो मिल वर्कर डिमांड कर रहे हैं कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए, जो कि बहुत कम होते हैं। तो ये 3 तरीके के गांधी जी ने उस टाइम पे 1917 और 18 के अंदर ये सत्याग्रह किए, जो कि सक्सेसफुल रहे। लोगों को उनके ऊपर विश्वास और जुड़ गया और सारे लोगों को पता चल गया कि भाई सत्याग्रह का ये जो टूल है जो गांधी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, अब आता है 1919। 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि बिना किसी भी ट्रायल के टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। ये रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, किसी भी ऐसे पर्सन को जो भी लगता है कि जो भी इलीगल एक्टिविटी या ऐसा कुछ भड़का रहा है लोगों को, इस टाइप की चीज़ों के तहत उनको उठा लिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के और 2 साल तक जेल में डाला जा सकता है। दिस वॉज द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जब आया तो इट वॉज पास्ड, कैसे पास हुआ था, लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उस टाइम पे। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था सीनियर क्लासेस में। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके जो लोग, उसके अंदर जितने लोग थे उन्होंने मेजॉरिटी के साथ इसको पास कर दिया। जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने अपोज भी किया, बट वो मेजॉरिटी में नहीं थे। अपोज करने के बावजूद भी ये एक्ट पास होता है, रॉलेट एक्ट। गांधी जी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इसके अगेंस्ट में नेशन वाइड हड़ताल करेंगे, राइट, सत्याग्रह करेंगे हम। तो ये रॉलेट एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट क्या है आप समझ गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ था, लोगों ने, इंडियन मेंबर्स ने अपोज भी किया था, स्टिल ये पास हुआ। अब क्या होता है, 6 अप्रैल को 1919 को क्या होता है, रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है। हड़ताल से शुरुआत होती है, रैलीज निकाली जाती हैं, वर ऑर्गेनाइज एंड वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक पे चले जाते हैं वर्कर्स जो भी फैक्ट्रीज में काम करते थे। ब्रिटिश जो होते हैं वो डर जाते हैं कि दैट द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी डिसरप्टेड। अब ब्रिटिशर्स जो है उनको डर लग रहा है कि भाई लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे 1919 की बात है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं अमृतसर से। महात्मा गांधी जो है उनको बार कर दिया जाता है एंटरिंग दिल्ली। उनको बोला जाता है कि भाई महात्मा गांधी कहाँ रहते थे उस टाइम पे, गुजरात में रहते थे, तो उनको बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है दिल्ली नहीं आ सकते। 1919 की बात चल रही है, अप्रैल के स्टार्टिंग डेज की बात चल रही है। अप्रैल 10 की बात होती है। अप्रैल 10 में क्या होता है, पुलिस जो होती है अमृतसर में ही फायर कर देती है पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर 10 अप्रैल को, जिससे क्या होता है, लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, उन सबको, मतलब क्या होता है, उन सबको अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोगों का क्या सेंटीमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे गवर्नमेंट के, उसको वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब क्योंकि सबसे पहले 10 अप्रैल को अमृतसर में फायरिंग की गई थी, उसकी वजह से लोग नाराज़ थे, तो इसकी वजह से लगा मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया पूरे पंजाब में। जनरल डायर जो थे वहाँ पे, उन्होंने चार्ज ले लिया उसमें। अब क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन आ जाता है, जो कि किसका दिन है, बैसाखी का। तो क्या होता है, क्राउड जो कम टू अमृतसर टू अटेंड द फेयर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में मेला लग रहा है, उसको वो अटेंड करने आए हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। उस टाइम व्हाट्सएप तो नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं होता था, न्यूज़ टीवीज़ भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था 13 अप्रैल को। उनको मेले में आना था, लोग आते हैं, उनको पता नहीं है। डायर जो है, वो लोग जो है जलियांवाला जो बाग है उसके अंदर बैठे होते हैं। डायर जो है, जनरल डायर क्या करता है कि दोनों एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है।
और जो लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाती जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के मन में डर, दहशत भर दी जाए। जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हड़तालें कर रहे हैं, उनके मन के अंदर डर भर दिया जाए। क्यों हड़तालें हो रही थी? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। जलियांवाला बाग में लोग क्यों आए थे? वो नॉर्मली आए थे। जनरल ओ डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिनके बारे में उनको पता नहीं था लोगों को, और वो लोग मारे जाते हैं। राइट? कितना बुरी तरीके से मारे जाते हैं ये हमने देखा है। पीपल टुक टू स्ट्रीट्स। अब क्या होता है, लोग यहाँ पे गोलियां भी चल गई हैं, लोग और ज़्यादा भड़क गए हैं, लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं, क्लैश होना शुरू हो जाता है, पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ब्रूटली सप्रेस करती है, इस पूरे मूवमेंट को। विलेज जो है अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब। वहाँ पे बॉम्ब डाल दिए जाते हैं। वायलेंस होती है, चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे जलियांवाला बाग मैसेकर से। उससे पहले से रॉलेट एक्ट की वजह से नाराज़ हैं, ऊपर से जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, पीसफुल लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है ये प्रोटेस्ट। और रॉलेट सत्याग्रह जो है वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट इट वॉज लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज़ एंड टाउन। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह चल रहा था, वो सिटी के लोग ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो महात्मा गांधी को अब लगता है कि ये जो मूवमेंट है, ये उसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहिए। बट सच मूवमेंट कुड नॉट ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। सो गांधी जी को लगता है दैट वन वे फॉर डूइंग दिस वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो गांधी जी को लगता है कि अब हमें, क्योंकि ये वाला सारा मैसेकर, मतलब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, वायलेंट स्प्रेड हो रही है सब जगह, लोग जो है हड़तालें कर रहे हैं, बट अगर हम अपने सत्याग्रह को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो गांधी जी को समझ में आ गया था, मुस्लिम लीग जो 1906 में फॉर्म हो गई थी, तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम अपना अलग से काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम मुस्लिम्स को साथ में नहीं लाएंगे, हम सिर्फ हिंदू लोग ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे या उसको इफेक्टिव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम्स को भी साथ लाएंगे। तो उस टाइम पे खिलाफत क्वेश्चन चल रहा था। तो खिलाफत क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट अब तक का आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो इंडिया के अंदर चेंजेस आ रहे थे, 1857 से लेके 1907 तक के चेंजेस देखे। 1907 में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। गांधी जी आते हैं 1915 में, और उसके बाद सत्याग्रह देखे उन्होंने हमने 3। रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जलियांवाला बाग में लोग जो है अपना सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं 13 अप्रैल को, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं जनरल ओ डायर ने। वायलेंट हो गया है, मूवमेंट सारी तरफ फैल गया है। गांधी जी को लगता है कि इस मूवमेंट को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम्स को भी साथ लाना पड़ेगा, तब खिलाफत क्वेश्चन आता है। तो इस नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर देखिए, क्योंकि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का भी है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। तो इस चैप्टर से आप बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए हिस्ट्री को। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप बाकी लोगों को भी बताएं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।